हर कोई अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। संगू भीड़ भरी बस से बाहर निकलता है। यात्रा से वह काफी थका हुआ लगता है। उसे रोज ये कठिन बस सफर झेलना पड़ता है क्योंकि वह अपने घर से आ जा रहा है। उसका दोस्त हान हो उसका मजाक उड़ाता है कि संगवू ने तो अपनी सख्त मिलिट्री सर्विस स्पेशल फोर्स रिजर्व सार्जेंट के रूप में पूरी की थी और अब वह सिर्फ 2 घंटे का सफर भी नहीं झेल पा रहा। संगवू भी पलटवार करता है और उसे याद दिलाता है कि हानो ने तो अपनी मिलिट्री सर्विस भी पूरी नहीं की थी, सिर्फ एक लड़की मियामी की वजह से छोड़ दी थी। ये सुनकर हानो चुप हो जाता है और दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में संगवू को अपने दोस्त की चुप्पी पर थोड़ा बुरा लगता है और पूछता है कि क्या वह रो रहा है। हानो आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने लाइब्रेरी की छत के ऊपर आसमान में एक मैसेज देखा था, डाउनलोडिंग मॉन्स्टर्स, और वह मैसेज तब गायब हो गया जब टाइमिंग स्टैक्सन सन पर पहुंची। संगू सोचता है कि हानो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को लेकर दुखी है और गेम से ज्यादा खेलने के कारण में अजीब सी चीजें देख रहा है। वह उसे कहता है कि हकीकत में लौट आओ और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। लेक्चर के दौरान संगू को चक्कर जैसा महसूस होता है और जागे रहना मुश्किल हो जाता है। अचानक ब्लैक आउट हो जाता है और सारी लाइट चली जाती है। फिर सबके सामने एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि अपोकैलिप्स में मदद करने वाली कोई क्लास चुनो। इसके बाद 10 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और अलग अलग स्टार वाली स्किल कार्ड्स सामने आ जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि कुछ मत चुनो, ये खतरनाक हो सकता है। संगवू को शक होता है कि 10 सेकंड के भीतर कार्ड न चुनना और भी खतरनाक हो सकता है। वह 2 स्टार वाला वॉरियर कार्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन मोटा लड़का मिनसू उसे पहले ही चुन लेता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। संगवू थोड़ा घबरा जाता है और सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड चुन लेता है, 5 स्टार नेक्रोमेंसर क्लास। जैसे ही उसने कार्ड चुना वह उसके अंदर समा जाता है। टाइमर खत्म होने पर सिर्फ संगवू और मिनसू ने ही कार्ड चुने होते हैं। मिनसू अपनी नई तलवार देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद एक छात्र भागता हुआ क्लास में आता है और उस छात्री की पीठ पर एक छोटा सा राक्षस बैठा है जो गोबलिन जैसा दिखता है। वह लगातार उसकी कंधे पर खंजर से वार कर रहा है। छात्र मदद के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन गोबलिन बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। संगवू सबसे आगे रह जाता है क्योंकि बाकी को लगता है कि अब उनकी बारी है। कुछ छात्र मिनसू से कुछ करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास ही तलवार है, लेकिन मिनसू डरपोक है और हालात को संभालने में धीमा है। संगवू भी समझ जाता है कि मिनसू पर भरोसा करना बेकार है और उसे खुद ही रास्ता निकालना होगा। गोबलिन छोड़े खंजर के साथ संगवू पर झपटता है। संगवू सोचता है कि अगर वह पिछले छात्र की तरह पकड़ा गया तो उसकी भी मौत तय है। तभी कोई गोबलिन को पूरी ताकत से लात मार देता है, जिससे वह थोड़ा पीछे हट जाता है। संगवू समझ जाता है कि गोबलिन का वजन मुश्किल से 33 पाउंड है और वह आसानी से इसे मार सकता है। वह एक कुर्सी उठाकर पूरे जोर से गोबलिन के सिर पर दे मारता है। गोबलिन मर जाता है और सिस्टम से उसे गोल्ड का इनाम मिलता है। सभी उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह जाते हैं। संगवू तुरंत हालात को समझ लेता है और उसे एहसास होता है कि अब यह दुनिया किसी गेम के साथ मिल चुकी है। तभी एक असिस्टेंट मैसेज पॉपअप होता जो बताता है कि वह मरे हुए जीवों को अपने आदेश के तहत बुला सकता है। वह अपने कमांड लिस्ट में गोबलिन स्केलेटन का विकल्प छूता है और उसके पीछे मरा हुआ गोबलिन एक कंकाल के रूप में जिंदा हो उठता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी नेक्रोमेंसर क्लास उसे अनडेड जीवों को बुलाने की ताकत देती है। तभी 2 और गोबलिन क्लासरूम में घुस आते हैं। संगवू अपने अनडेड स्केलेटन को उन्हें मारने का आदेश देता है। स्केलेटन एक गोबलिन पर झपटता है और उसके कंधे पर वार करता है, लेकिन वार गहरा नहीं होता और गोबलिन उसे धक्का दे देता है। दोनों गोबलिन मिलकर उसके हड्डी के टुकड़े तोड़ने लगते हैं। संगवू सोचता है कि उसे अपने स्केलेटन की मदद करनी होगी और इन दोनों गोबलिन्स को खत्म करना आसान होगा अगर उसके पास कोई सही हथियार हो। वह मिनसू से उसकी तलवार के वार मांगता है, लेकिन मिनसू डरकर मना कर देता है। संगवू उसे बेकार कहकर ताना मारता है कि तलवार से आलू छील ले। फिर वह एक और कुर्सी उठाता है और दोनों गोबलिन्स पर फेंक देता है। कुर्सी लगने से गोबलिन थोड़े पीछे हट जाते हैं और स्केलेटन इस मौके का फायदा उठाकर दोनों को अपने चाकू से मार देता है। संगवू को दोनों को मारने पर गिट्सी गोल्ड का इनाम मिलता है। लड़ाई के बाद उसे एक और सिस्टम मैसेज मिलता है
उसके पास जितने मिनियन हो सकते थे वह संख्या पूरी हो चुकी है। उसके सहपाठी उससे पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, लेकिन उसे खुद भी पूरी तरह पता नहीं है कि क्या हो रहा है। दूसरे छात्रों को लगता है कि यही सब पूरे कैंपस में हो रहा है, क्योंकि उन्हें दूर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तभी कोई खिड़की के पर्दे हटाता है और देखता है कि पूरे शहर में आग लगी हुई है। कुछ छात्र तय करते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कैंपस से बाहर निकलना होगा। कॉरिडोर में चलते समय उनका सामना और गोब्लिन से होता है, लेकिन संग वू के अनडेड स्केलेटन उन्हें आसानी से काबू में कर लेते हैं। जब उसके स्केलेटन गोब्लिन से लड़ रहे होते हैं, संग वू बाकी छात्रों से कहता है कि वे भाग जाएं, जब तक उसके स्केलेटन दुश्मनों को रुके हुए हैं। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि यह दुनिया किसी गेम की तरह काम कर रही है और वह लगातार गोब्लिन्स को मारकर अपनी लेवल और ताकत बढ़ा सकता है। लड़ाई के बीच उसके एक स्केलेटन की हार हो जाती है और उसका सिर उड़कर संग वू के पास गिरता है। खुशकिस्मती से गोब्लिन्स थक चुके होते हैं कि बाकी दो स्केलेटन उन्हें मार गिराते हैं। इस जीत पर संग वू को गोल्ड और एक लेवल अप का इनाम मिलता है। अब उसका लेवल बढ़ चुका है और उसके सामने स्टेट्स विंडो खुलती है। 5 रैंडम स्किल कार्ड्स में से उसे एक चुनने का मौका मिलता है। वह ऐसा कार्ड चुनता है जो उसके अनडेड मिनियंस की अधिकतम संख्या बढ़ा देता है। अब वह एक सारा स्केलेटन नियंत्रित कर सकता है। हालांकि ज्यादा स्केलेटन बुलाने से उसका ज्यादातर मना खत्म हो चुका है। संग वू खिड़की से बाहर देखता है और समझ जाता है कि कैंपस के बाहर हालात और भी बुरे हैं। वह अपने स्केलेटन के साथ नीचे जा रहा होता है। तभी हानहो उसके एक स्केलेटन को देखकर डर जाता है और उसके सिर में छुरा घोंप देता है। किसी इंसान को जिंदा देखकर हानहो राहत महसूस करता है, लेकिन संग वू से बताता है कि यह स्केलेटन उसकी स्किल का हिस्सा है। कोई हानहो से पूछता है कि उसने कौन सी क्लास चुनी तो वह बताता है कि उसने 1 स्टार क्लास ली थी। दोनों स्केलेटन के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी अचानक एक मैसेज आता है कि उन्हें डैगर के साथ सिनर्जी मिली है। अगर पार्टी के 5वें बर्डैगर इस्तेमाल करें तो उन्हें फेटल ब्लो की चांस में बोन्स और गोल्ड का अतिरिक्त इनाम मिलता है। सीढ़ियों से उतरते हुए एक और गोब्लिन्स के झुंड सेट कराते हैं, जिसमें एक गोब्लिन चीफ भी होता है। गोब्लिन्स एक स्किल सेंट ऑफ डेथ के असर में आ जाते हैं, जिससे उनकी स्टैट्स कमजोर हो जाती हैं। यह स्किल अपने आप सक्रिय हो जाती है जब पार्टी में 4 से 5 स्केलेटन मौजूद होते हैं। स्केलेटन गोब्लिन्स पर हमला शुरू करते हैं, लेकिन गोब्लिन चीफ वाइल्ड बर्सर्कर नाम की स्किल एक्टिवेट कर देता है, जो उसके सभी गोब्लिन्स की ताकत बढ़ा देती है। गोब्लिन्स अब और ताकतवर होकर स्केलेटन को पीछे धकेलने लगते हैं। संग वू समझ जाता है कि ये बढ़त चीफ की स्किल की वजह से है, इसलिए वह एक स्केलेटन को आदेश देता है कि चीफ का वह हाथ काट दे जिससे वह बर्सर्कर स्किल चला रहा है। स्केलेटन उसका हाथ काट देता है, जिससे गोब्लिन्स कमजोर पड़ जाते हैं और स्केलेटन उन्हें आसानी से खत्म कर देते हैं। गोब्लिन चीफ गुस्से में पागल हो जाता है, लेकिन स्केलेटन की सिनर्जी से वह भी जल्दी मारा जाता है। संग वू को एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला कच्चा भाला और गोब्लिन चीफ का कंगन मिलता है, जो वह बर्सर्कर स्किल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वह थोड़ी खुशी महसूस करता है और अपने एक स्केलेटन की तारीफ करता है, जो अपनी हड्डियों से अजीब और डरावनी आवाजें निकालने लगता है। जब वे कैंपस के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कई सर्वाइवर्स नजर आते हैं। संग वू अपने स्केलेटन को कॉपी रूम में छिपने का आदेश देता है, क्योंकि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। प्रवेश द्वार की स्थिति कुछ ठीक नहीं लगती। वे कैंपस के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर नहीं जा सकते। जब संग वू मुख्य दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे स्टूडेंट काउंसिल का एक सदस्य जिनसुक रोक देता है, जो पहले गुंडागर्दी और बदतमीजी के लिए बदनाम था। जिनसुक बताता है कि वह 2 स्टार शील्ड मास्टर है और पहले ही एक गोब्लिन को मार चुका है। वह आगे कहता है कि जिनके पास हथियार हैं उन्हें बाकी छात्रों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तभी मिन्सू दौड़ते हुए जिनसुक के पास आता है और बताता है कि उसने प्रवेश द्वार के पास गोब्लिन्स की हल्की आवाजें सुनी हैं। जिनसुक आदेश देता है कि सभी छात्रों को कैफे में ले जाया जाए ताकि वह और अन्य स्किल वाले लोग उनकी रक्षा कर सकें। संग वू हानहो को प्रवेश द्वार के पास आने को कहता है। वहां वे देखते हैं कि एक संदेश लिखा है, प्रवेश द्वार जादुई शक्ति से सील है। बॉस मॉन्स्टर को 2 घंटे और 11 मिनट के भीतर हराओ।
अगर समय सीमा में बॉस को नहीं मारा गया तो इमारत के अंदर मौजूद राक्षस और भी ताकतवर हो जाएंगे। संगवू को अब पता है कि उसे क्या करना है, लेकिन जिनसुक उसे रोक कर कहता है कि वे राक्षसों को यहीं रोके रखें जब तक कि बैकअप नहीं आ जाता। संगवू कहता है कि यही स्थिति पूरे देश में हो सकती है और रेस्क्यू टीम का इंतजार करना बेकार है, लेकिन जिनसुक दावा करता है कि कोरियन मिलिट्री इन राक्षसों से ज्यादा ताकतवर है। संगू अब और बहस नहीं करना चाहता और सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी 5 गोब्लिन्स का एक दल वहां आ जाता है। वह अपने स्केलेटन को बाहर आने का आदेश देता है। स्केलेटन को देखकर सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी राक्षसों का हिस्सा हैं। संगवू उन्हें आश्वस्त करता है कि ये उसकी क्लास का हिस्सा है, जो बेवकूफ जिनसुक की क्लास से ज्यादा ताकतवर है। गोब्लिन्स स्केलेटन की सेंट ऑफ डेथ स्किल से डर जाते हैं और उनकी स्टैट्स घट जाती हैं। संगवू अपने स्केलेटन को शिकार शुरू करने का आदेश देता है। स्केलेटन गोब्लिन्स पर हमला करते हैं और संगवू अपने भाले से उनका साथ देता है। 2 गोब्लिन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगवू अपने स्केलेटन को रास्ता रोकने का आदेश देता है। वह खुद लड़ता है ताकि बाकी लोग देखें कि इन राक्षसों को हराना असंभव नहीं है, और इस तरह वो उन्हें बॉस हंट में शामिल होने के लिए मना सके। एक गोब्लिन स्केलेटन के हाथों मारा जाता है जबकि दूसरा भागने लगता है, लेकिन संगवू अपना भाला फेंक देता है जो गोब्लिन की पीठ में धंस जाता है। लड़ाई देखकर सभी खुश हो जाते हैं। संगवू को सिस्टम से एक रूलेट टिकट मिलता है क्योंकि उसने 20 राक्षस मार दिए हैं। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाला 34वां व्यक्ति बनता है और उसकी रैंक इन्फिनिट स्टेटस में बढ़ जाती है। सिर्फ 100 लोग ही इस टिकट के लिए योग्य हैं। वह अपने स्केलेटन की फिर से तारीफ करता है और वे फिर अपनी हड्डियों से अजीब आवाज निकालते हैं। इसके बाद वह कैफे के अंदर जाता है और सभी को बताता है कि कोई बैकअप नहीं आ रहा, और अगर वे बॉस को समय रहते नहीं मार पाए तो और भी ताकतवर राक्षस आ जाएंगे। एक छात्र बताता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को छत पर देखा था और वह उसके प्रोफेसर को मार चुका है। अब संगवू को अपनी अगली मंजिल पता चल जाती है, लेकिन कोई भी उसकी पार्टी में शामिल होने को तैयार नहीं होता। उसका दोस्त हानहो भी पीछे रहना चाहता है, लेकिन संगवू उसे जबरदस्ती साथ ले जाता है क्योंकि उसे अपने स्केलेटन के लिए नाइफ बफ की जरूरत है। तभी 23 साल की लड़की चिसू यून आगे आती है। उसके पास 3 स्टार टाइगर हंटर क्लास वाले संगवू की है। वह जिनसुक से कहता है कि उनके साथ चले, लेकिन जिनसुक डरपोक है, इसलिए वह बहाना बनाता है कि उसे बाकी छात्रों की रक्षा के लिए पीछे रहना होगा। जिनसुक और उसकी टीम रूफटॉप की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियों पर कुछ गोब्लिन से उनका सामना होता है। संगवू अपने कंकालों के साथ ऊपर जाता है ताकि गोब्लिन को रोक सके, जबकि जीसू यून पीछे से आने वाले 2 गोब्लिन को अपनी तेज तलवार से खत्म कर देती है। उसकी स्किल देखकर संगवू और हानहो दोनों प्रभावित होते हैं। ऊपरी मंजिलों पर उन्हें घायल प्रोफेसर हुआंग मिलते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि उनके ज्यादातर छात्र मर चुके हैं क्योंकि वे इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैनुअल के निर्देशों के अनुसार रूफटॉप की ओर गए थे, लेकिन वहां बॉस मॉन्स्टर मिला और ज्यादातर छात्र मारे गए। प्रोफेसर हुआंग संगवू को चेतावनी देते हैं कि कभी रूफटॉप की ओर मत जाना, और ये उनके आखिरी शब्द साबित होते हैं। प्रोफेसर की मौत के बाद संगवू को एक नया एक्सक्लूसिव क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा है कि वह बॉस मॉन्स्टर को हराकर मरे हुए लोगों की आत्मा का बदला ले सकता है। यह फैसला उसकी किस्मत बदल देगा। गुस्से में संगवू अपने साथियों के साथ रूफटॉप की ओर बढ़ता है। रूफटॉप की हालत बहुत खराब है। गोब्लिन मरे हुए छात्रों की लाशों से कीमती सामान लूट रहे हैं। ये देखकर संगवू क्रोधित हो जाता है और अपने ब्रेसलेट की बरसरकर स्किल का इस्तेमाल करके अपने कंकालों के स्टैट्स बढ़ा देता है। रूफटॉप पर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देख हानहो भी जोश में आ जाता है और गोब्लिन के सिर पर चाकू मारकर अपनी पहली किल हासिल करता है। वह और हिम्मत पकड़ता है और खुद को जोजो जैसा महसूस करता है। जब गोब्लिन्स को मौत की गंध आती है तो वे डरकर अपने बॉस गोब्लिन कैप्टन के पास भाग जाते हैं। बॉस की दहाड़ सुनकर गोब्लिन्स का मनोबल लौट आता है और वे फिर हमला करते हैं, लेकिन वे अभी भी कंकालों के सामने टिक नहीं पाते। दूसरी तरफ गोब्लिन कैप्टन एक एक करके कंकालों को तोड़ना शुरू कर देता है। संगवू लाशों से नए कंकाल बना सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी मना खत्म होने लगती है। हानहो 2 चाकू बॉस की ओर फेंकता है, लेकिन बॉस अपने कंधे से उन्हें रोक देता है। इससे बॉस और गुस्से में आकर हानहो की ओर चार्ज करता है। कंकाल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 कंकाल एक ही वार में टूट जाते हैं। एक कंकाल बच जाता है और बॉस पर वार करता है। जब बॉस उस कंकाल से उलझा होता है, जीसू यून मौके का फायदा उठाकर बॉस को जख्मी कर देती है।
संगवू अब रणनीति बदलता है और कंकालों को चारे की तरह इस्तेमाल करके भाले से वार करता है, जिससे बॉस का गाल कट जाता है। गुस्से में बॉस कुछ और कंकाल तोड़ देता है। अब संगवू के पास सिर्फ एक आखिरी कंकाल बुलाने जितनी मना बची है। वह मलबे में फंसी एक तलवार देखता है और समझ जाता है कि उसे जल्दी खत्म करना होगा, वरना सब मर जाएंगे। वह तलवार उठाता है और 2 कंकालों को बॉस पर हमला करने का आदेश देता है। बॉस दोनों को तोड़ देता है, लेकिन तीसरा कंकाल तलवार के साथ कूदकर हमला करता है, जिसे बॉस रोक देता है। असल में संगवू तलवार की सिनर्जी एक्टिवेट करना चाहता था। अब संगवू, जीसू-यून और एक कंकाल के पास तलवार है, जिससे स्वॉर्ड सिनर्जी एक्टिव हो जाती है। तलवार का वजन 80% कम और अटैक स्पीड 10% बढ़ जाती है। संगवू चार्ज करता है, बाकी साथी भी हमला करते हैं। हानो बॉस के हाथ पर चाकू मारता है और संगवू अपने आखिरी कंकाल को हमला करने का आदेश देता है। ये वही पहला गोब्लिन था जिसे संगवू ने मारा था और वह सबको चौंकाते हुए तलवार से बॉस का सिर काट देता है। इस जीत के बदले उन्हें सोना मिलता है। गोब्लिन कप्तान को हराने के बाद संगवू का लेवल बढ़ जाता है और अब वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है। कप्तान का मना उसके एक कंकाल ने सोख लिया, जिससे उसका क्लास अपग्रेड हो गया और अब उसके माथे पर एक टैटू उभर आया है। वह अब एक एलिट गोब्लिन लेवल 2 बन चुका है और उसके पास कमांडर की क्षमता भी है। संगवू सोचता है कि यह कमांडर क्षमता तब बेहद काम आएगी जब उसके पास और ज्यादा कंकाल होंगे। हानहो का लेवल बढ़कर 2 हो जाता है और जीसू का लेवल 3 पर पहुंच जाता है। सभी को एक एक रैंडम कार्ड चुनने का मौका मिलता है। संगवू को एक बेसिक स्किल मिलती है, जिससे वह हड्डियों से हथियार बना सकता है। यह स्किल इस्तेमाल करने में 10 मना लगता है और इससे वह तलवार, गदा, भाले और धनुष जैसे हथियार दुश्मनों के शव की हड्डियों से बना सकता है। क्योंकि संगवू ने अपने प्रोफेसर का बदला लेने वाला एक्सक्लूसिव क्वेस्ट पूरा कर लिया था, उसे एक खास इनाम मिलता है और उसकी किस्मत में थोड़ा बदलाव आता है। अब उसके मिनियंस की अधिकतम सीमा बढ़कर 5 हो जाती है। हानहो को एक और इनाम में मिलता है, जो उसे राक्षसों से छिपने का 50% ज्यादा मौका देता है। वह सोचता है कि पहले इसका इस्तेमाल भागने के लिए करेगा, लेकिन अब लड़ाई सीख चुका है तो इसे लड़ने में इस्तेमाल करेगा। जीसू-यून को एक फायर हिट स्टोन मिलता है, जिससे वह अपनी तलवार को तेज कर सकती है। अगर किस्मत साथ दे तो उसकी तलवार हमले के दौरान आग पकड़ सकती है। संगू सभी से कहता है कि स्किल्स का टेस्ट बाद में करेंगे, अभी उन्हें प्रवेश द्वार की तरफ जाना है। जिनसुक सब पर गुस्सा कर रहा है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं कि उसे सुंगवू के साथ ऊपर जाना चाहिए था। वह नाराज होकर बकवास करने लगता है कि सुंगवू बेवकूफ है और अब तक मर चुका होगा। तभी उसके पीछे कंकाल आ जाते हैं और वह डर के मारे पीछे हट जाता है। सुंगवू दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसे छूता है, वह अपने आप खुल जाता है। जाते जाते वह जिनसुक से कहता है कि वह बहुत ही दयनीय है। विदेशी शिक्षक बाहर जाते हैं और छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। जगह जगह मरे हुए शरीर पड़े हैं और किसी को लगता है कि यह सब गोब्लिन्स ने किया है। रास्ते में हानो को बचे हुए लोगों का एक समूह दिखाई देता है। सुंगवू आसानी से पहचान लेता है कि ये लोग पहले भी गोब्लिन से लड़कर बच चुके हैं और इस मामले में थोड़ा अनुभव रखते हैं। जिनसुक इस समूह के नेता को पहचानता है। उसका नाम है तेसोंग पार्क, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। तेसोंग छात्रों से कहता है कि उन्होंने भी गोब्लिन से लड़कर बचाव किया है और अगर ये उसके साथ रहें तो उनकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उसकी नीयत पर कुछ शक होता है। वह कहता है कि अगर सुंगवू अपने क्लास से बनाए गए सभी राक्षसों को नष्ट कर दे तो वह उन्हें साथ ले सकता है, क्योंकि उसे वे अजीब और खतरनाक लगते हैं। तभी जी सुन बीच में बोल पड़ती है और तेसोंग को झूठा कहती है। वह बताती है उसके समूह में शामिल होना ही नहीं चाहते। वह यह भी खुलासा करती है कि तेसोंग एक पाखंडी है और उसने फेस्टिवल के दौरान इवेंट बनी के नकली बिल बनाकर स्टूडेंट फीस हड़प ली थी। जीसू ने यह बात यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रिपोर्ट की थी। यह सुनकर तेसोंग शर्मिंदा हो जाता है और जीसू अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में जीसू अपने साथियों को तेसोंग के बारे में और भी बातें बताती है कि वह एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का था और लड़कियों का फायदा उठाता था। उसकी कुछ सहेलियों के साथ भी उसने गलत किया था, इसलिए उसे तेसोंग की असली सच्चाई पता थी। यह सुनकर हानो गुस्से में आ जाता है। सुंगवू सुझाव देता है कि वे पहाड़ी के रास्ते से निकलें, क्योंकि वहां इंसानी गतिविधि कम है और राक्षस भी कम होंगे। रास्ते में उन्हें एक अर्क दिखता है जो गोब्लिन बॉस से भी बड़ा है। अर्क उन्हें देखकर जोर से दहाड़ता है और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। सुंगवू उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे कंकाल बनाने के लिए नया मटीरियल मिल गया है।
अर्क काफ़ी ताकतवर साबित होता है और वह जिसून पर वार करने ही वाला होता है। किड भी एक गोब्लिन कंकाल उसके वार को जल लेता है और वहीं खत्म हो जाता है। एक हाथ वाला कंकाल योद्धा अर्क पर हमला करता है और अपने तलवार के विशेष प्रभाव से उसे भारी चोट पहुंचाता है। सुंगवू की टोली जंगल की ओर भागती है और वह अपने कंकालों से अर्क को फंसाता है। जंगल में पहुंचते ही हानो की उड़ती हुई छुरियां और कंकालों के वार अर्क पर बरसने लगते हैं। अर्क कुछ वार देता है और कई कंकाल तोड़ देता है, लेकिन आसपास ढेर सारे गोब्लिन शव पड़े हैं जिन्हें सुंगू बार बार पुनर्जीवित कर सकता है। दो कंकाल अर्क के हाथ पकड़ लेते हैं। जीसू उसकी टांग काट देती है और सुंगवू उसका एक हाथ अलग कर देता है। आखिर में कंकाल योद्धा उसकी गर्दन में तलवार घोंपकर उसे खत्म कर देता है। सुंगवू अर्क के शव को कंकाल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समन लेवल कम होने के कारण वह सफल हो जाता है। वह अपने कौशल से अर्क की हड्डियों से लो लेवल हड्डी की गदाएं बनाता है और अपने कंकालों को देता है, ताकि एक ही हथियार वाले 5 कंकाल होने से उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिले। वह एक हाथ वाले कंकाल की तलवार हानो को देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे वापस कंकाल को दे देना। आगे पहुंचने पर उन्हें फिर से एक ब्लॉक पाथ संदेश दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि उन्हें एक बॉस राक्षस को सीमित समय में हराना होगा, वरना इस क्षेत्र के राक्षस और भी ताकतवर हो जाएंगे। तभी एक संदेश आता है कि एक अर्क इकाई शिकार शुरू करने वाली है और उन्हें लड़ने के लिए सही सही जगह चुननी होगी। वर्क आमतौर पर गंध से अपने शिकार का पता लगाते हैं और पार्टी में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ताकतवर अर्क इकाई भेजी जाएगी। सुंगवू की पार्टी फिलहाल थोड़ी सुरक्षित लगती है क्योंकि उनके साथ कम लोग हैं। सिर्फ 3 सदस्यों की पार्टी होने के कारण उन्हें टेस्ला की टीम के मुकाबले कम चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। अचानक वे रेगिस्तान वाली टीम की चीखें सुनते हैं। लगता है बड़ी संख्या में बचे हुए लोगों की वजह से उन्होंने अर्क्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस बीच सोंगवू की टीम पर भी पहला हमला शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ 5 अर्क्स से निपटना है। जल्द ही वे 5 अर्क्स को देख लेते हैं जो शायद उनकी तलाश में हैं। सोंगवू को एक आइडिया आता है, खाली गाड़ियों और अपने कंकाल सैनिकों का इस्तेमाल करके जाल बिछाने का। जैसे ही अर्क्स गाड़ियों के पास आते हैं, हानो उन्हें चिढ़ाने लगता है और कहता है, लोभी सुअर हरामखोर। ये सुनकर अर्क्स गुस्से में आकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही अर्क्स छोड़ी गई गाड़ियों के पास पहुंचते हैं, कंकाल अचानक डंडों से उन पर हमला कर देते हैं। क्लब के सिनर्जी इफेक्ट की वजह से अर्क्स तुरंत बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें आसानी से खत्म कर दिया जाता है। 5 अर्क हंटर्स को मारने पर उन्हें कुल 231 गोल्ड मिलते हैं। साथ ही पहली लहर के एम्बुशर्स को मारने के लिए 7 गोल्ड का अतिरिक्त इनाम भी मिलता है। सोंगवू का लेवल सीयर्ड हो जाता है और वह एक रैंडम कार्ड चुनता है जिससे उसकी अधिकतम कंकाल संख्या 2 बढ़ जाती है। अब वह एक साथ 7 मिनियंस रख सकता है, लेकिन उसकी मना क्षमता अभी भी सिर्फ 50 है। हानो को एक हाई स्पीड स्टैबिंग स्किल मिलती है जो वह सिर्फ डैगर के साथ इस्तेमाल कर सकता है। जिसु यून को स्ट्रेंथ कार्ड मिलता है और उसके स्टैट में 2 अंक जुड़ जाते हैं जिसे वह पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। सोंगवू हानो से कहता है कि वह तलवार वापस एक हाथ वाले वॉरियर कंकाल को दे दे, क्योंकि अब हानो को डैगर का इस्तेमाल करना होगा ताकि वह अपनी नई स्किल का पूरा फायदा उठा सके। रास्ते में वे देखते हैं कि 7 वर्क हंटर्स एक बस पर हमला कर रहे हैं। बस के अंदर के लोग भाले से जवाबी हमला कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक अर्क्स को रोक नहीं पाएंगे। जिसु सुझाव देती है कि वे सामने से हमला करें और बस में मौजूद व्यक्ति पीछे से हमला करे, लेकिन बाटू को शक है कि बस के अंदर का व्यक्ति उनके साथ सहयोग करेगा। वह एक और बेहतर योजना सुझाता है। बस के अंदर एक व्यक्ति भाले और दूसरा ढाल व तलवार लेकर अर्क्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों डरे हैं। तभी कंकालों से भरी एक कार अर्क्स सेट करा जाती है और कंकाल अर्क्स का कल्याण शुरू कर देते हैं। बस के अंदर के लोग पहले तो कंकालों को अर्क्स से भी बुरी राक्षसी समझ लेते हैं। वे चौंक जाते हैं जब हानो बस का दरवाजा पीटकर उन्हें बाहर बुलाता है। भाले वाला व्यक्ति सोंगवू की टीम को बताता है कि एक मशीन है जिससे वे गोल्ड के बदले आइटम खरीद सकते हैं। यह एक ई रैंक शॉप है। मशीन चालू करने पर सोंगवू को 3 रूलेट विकल्प दिखते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। हानो के पास 360 गोल्ड है, 85 गोल्ड, तो वे सिर्फ ब्रॉन्ज विकल्प आजमा सकते हैं।
सोंगवू के पास 152 गोल्ड है, इसलिए वह सिल्वर ट्राई कर सकता है और उसके पास एक अनलिमिटेड रैंक रूलेट टिकट भी है जो उसे कॉलेज बिल्डिंग के लॉबी में मिला था। सोंगवू गोल्ड रूलेट चुनता है और जैसे ही ये घूमता है उसकी किस्मत से उसे पहला स्थान वाला इनाम मिलता है, एक लीजेंडरी क्लास आइटम टियर एफ द सी स्पिरिट जो कुल मना दूसरे बढ़ाता है और रिकवरी स्पीड 62% तक बढ़ा देता है। ये पाकर सोंगवू काफी खुश होता है क्योंकि अब वह बार बार ढेर सारे मिनियंस बुला सकता है बशर्ते पर्याप्त लाशें मौजूद हों। इसके बाद वह सिल्वर रूलेट घुमाता है और उसे दूसरा स्थान वाला आइटम वैनगार्ड शील्ड मिलता है। जिसु को ब्रॉन्ज रूलेट से लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन फोर्स नाम की दूसरी पोजीशन वाली तलवार मिलती है। वहीं हानो को सी रैंक पोशन बंडल मिलता है। इस दौरान थेसोंग की टीम अब भी स्पोर्ट्स फील्ड में लड़ रही होती है। सोंगवू फैसला करता है कि इस बार कार की बजाय बस का इस्तेमाल करके उनकी मदद करेगा। मैदान में साधारण छात्र हर्क्स के हाथों बुरी तरह मारे जा रहे हैं, जबकि थेसोंग और उसके अन्य अवेकन दोस्त रक्स से बचने के लिए दूसरों को चारे की तरह इस्तेमाल करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। बस रक्स से टकराती है और टेंगसुई जो कि स्पेक्टरमैन है बस चला रहा होता है और काफी खुश है क्योंकि उसे अर्क्स को मारने पर बहुत सारा गोल्ड मिल रहा है। इस बीच हानो और कंकाल भी चाकू फेंक कर अर्क्स को मार रहे हैं। बस बचे हुए छात्रों के पास रुकती है और सोंगवू उन्हें बस में चढ़ने के लिए कहता है। जिसुयून एक हर्क को काट देती है और वह हर्क जलने लगता है क्योंकि उसकी तलवार में फायर हेडस्टोन लगा है जो उसे कैंपस बिल्डिंग की छत पर पहले बॉस को मारने के बाद मिला था। बचे हुए वर्क्स को सोंगवू और उसके मिनियंस आसानी से खत्म कर देते हैं। लड़ाई के बाद थेसोंग और उसके अवेकन दोस्त बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सोंगवू उन्हें रोक देता है। वह जानता था कि वे बाकी छात्रों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुनकर थेसोंग काफी नाराज हो जाता है, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वे एक दहाड़ सुनते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है कि अर्क चीफ असफल शिकार से गुस्से में है। दहाड़ सुनकर सोंगवू थोड़ी घबराहट महसूस करता है क्योंकि उसे पता है कि अर्क चीफ को हराने के लिए जितनी मदद मिले उतनी कम है। वह थेसोंग की टीम से कहता है कि वे बस उसके आदेश मानने को तैयार हों तो वे उसके साथ आ सकते हैं। थेसोंग अपना अहंकार छोड़कर बस में चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन सोंगवू उससे उसकी चेन मेल सौंपने की मांग करता है। थेसोंग पूछता है कि बिना चेन मेल के वह खुद की रक्षा कैसे करेगा, तो सोंगवू जवाब देता है कि वह खुद उसकी रक्षा करेगा और ये कीमत उसे चुकानी ही होगी। ये घटना अब सरफेस पर पहुंच गई है और वह अब मिड लेवल मॉन्स्टर्स जैसे अर्क्स को समन कर सकता है। उसने जो स्किल कार्ड चुना है उससे अब वह 2 और मिनियंस बुला सकता है, यानी कुल 9 मिनियंस तक। उसने चेनमेल अपने एक हाथ वाले कंकाल को देने का फैसला किया, लेकिन उसे पहनने में परेशानी हो रही थी। ये एक हाथ वाला कंकाल उसका सबसे पुराना मिनियन है, इसलिए उसने उसे राइटी नाम दे दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ दायां हाथ है। जब कोई राइटी से कवच उतार रहा था, हानो ने कहा कि अगर वे और लोगों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें एक और बस की जरूरत होगी। सुंगवू ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और सभी सर्वाइवर्स को बताया कि वे जल्द ही अर्क से लड़ने वाले हैं क्योंकि अर्क चीफ गुस्से में है और अब उसने इंसानों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। पहले जहां अर्क्स लहरों में हमला करते थे, अब वे पूरी ताकत से आएंगे। एक सर्वाइवर ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उसने जिम में 100 से ज्यादा हर्क्स देखे हैं। ये सुनकर बाकी लोग डर गए और उनका लड़ने का हौसला टूट गया, लेकिन सुंगू को यकीन था कि इतने अर्क्स नहीं बचे क्योंकि कई पहले ही मारे जा चुके हैं। उसने कहा कि वह अकेले ही उनसे लड़ेगा। यह सुनकर उसके विरोधी सोचने लगे कि वह बस किस्मत से अब तक बचा है और अब खुद अपनी कब्र खोदेगा। जिसु ने कहा कि 100 मॉन्स्टर्स को मारना उसके लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन सुंगवू ने जवाब दिया कि अगर सब इकट्ठे भी हों तो बेकार होंगे क्योंकि ज्यादातर सर्वाइवर्स उसके कालों से भी कमजोर हैं। उसने कहा कि साथी मददगार हैं, लेकिन हालात और खतरनाक होने वाले हैं, इसलिए वह उन्हें साथ नहीं ले जाएगा। सर्वाइवर्स को सुरक्षित इमारत तक पहुंचाने के बाद सुंगवू अपने मिनियंस के साथ अगले गंतव्य की ओर निकल पड़ा। बस में बैठे उसके साथी उसे देखते रहे और सोचा कि अगर कुछ हुआ तो वे तुरंत बस लेकर उसकी मदद को पहुंचेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुंगवू का सामना बड़ी संख्या में अर्क से हुआ। उनमें एक लाल बालों वाला गुस्सैल अर्क था जो बाकी को आदेश दे रहा था। सुंगवू ने उसे मिड लेवल बॉस समझा।
लाल बालों वाला अर्क बाकी अर्क्स को हमला करने का आदेश देता है और सुंगू अपने मिनियंस के साथ एक संकरे सीढ़ीनुमा रास्ते पर खड़ा हो जाता है जहां से दुश्मनों के आने का रास्ता सीमित हो जाता है। अर्क्स पास आते हैं तो सुंगू अपने ब्रेसलेट का वाइल्ड बर्सर्कर स्किल इस्तेमाल करता है जिससे उसे और उसके मिनियंस को गोब्लिन टाइप दुश्मनों पर 10% अटैक और 20% स्पीड बढ़त मिलती है। कंकाल अपने चाकू फेंकने लगते हैं और अर्क्स गिरने लगते हैं। लाल बालों वाला अर्क चाकू रोक लेता है तो सुंगू कंकालों को हड्डी के दस्ताने से हमला करने का आदेश देता है, लेकिन अर्क्स उन्हें पछाड़ देते हैं। राइटी अपने साथियों को मरते देख गुस्से में आ जाता है, लेकिन सुंगू उसे रोक देता है क्योंकि उसकी बारी अभी नहीं आई। सुंगू गिरे हुए कंकालों की जगह मरे हुए अर्क्स को जिंदा कर देता है। ये कंकाल अर्क्स हथियार में समानता होने के कारण वेपन सिनर्जी बफ भी पाते हैं। वे अर्क्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। गिरते ही नए कंकाल अर्क्स खड़े हो जाते हैं और थकते नहीं। खिड़कियों से देख रहे लोग और बस में बैठे साथी इस नज़ारे से दंग रह जाते हैं। सुंगू भी अपने नए सी स्पिरिट नामक लीजेंडरी आइटम से प्रभावित होता है जो उसका अधिकतम मना 200 बढ़ा देता है और मना रीजेन 200% कर देता है। बाकी बचे अर्क्स का सामना करने के लिए सुंगू राइटी को भेजता है और वह कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर देता है। 100 मॉन्स्टर्स मारने की उपलब्धि पर सुंगू को नया रूलेट टिकट मिलता है। वह इस उपलब्धि को पूरा करने वाला 21वां इंसान बनता है और उसकी रैंक इन्फिनिट में चली जाती है जो 100 लोगों तक सीमित है। इसी दौरान वह देखता है कि कुछ लोग एक बस को मेन गेट से अंदर घुसा रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल प्रेसिडेंट देसोंग का ग्रुप अर्क्स द्वारा अगवा किया जा रहा है। सुंगवू उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है और बाकी जागृत लोग भी उसका पीछा करते हैं। वह उस इमारत में पहुंचता है जहां अर्क्स ने देसोंग के ग्रुप को कैद कर रखा है। वहां एक शमन अर्क मौजूद है जो नया बॉस लगता है। वहां कई मरे हुए मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े हैं। सुंगवू सभी को तैयार रहने के लिए कहता है, लेकिन देसोंग और उसके लोग बुरी हालत में हैं। देसोंग उससे मदद की गुहार लगाता है तो सुंगवू कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह चमत्कार करने वाला नहीं है और वे खुद को इस मुसीबत में डाल चुके हैं। जब सुंगवू की टीम हमला करने के लिए दौड़ती है, अर्क्स देसोंग के ग्रुप के सदस्यों की बलि देने लगते हैं ताकि उनके बॉस की ताकत बढ़े। यह क्रूर दृश्य देखकर सुंगवू की टीम रुक जाती है। बलि के बाद बॉस को पावर बफ मिलता है और वह ब्रेथ ऑफ एबिस का इस्तेमाल करके सुंगवू की टीम पर हमला करता है। यह देखकर सभी लोग उलझन में पड़ जाते हैं और उनकी मना भी तेजी से जलने लगती है। तभी असली रूप में प्रकट होता है मजबूत बॉस मॉन्स्टर, एक जूनियर ब्लैक मैजिशियन और चीफ। हानो एक पोशन पीकर अपनी स्टेट्स इफेक्ट को ठीक करता है और वह सोंगू को भी ऑफर करता है, लेकिन सोंगू पर बॉस की ब्रीथ ऑफ एबिस का कोई असर नहीं होता। उल्टा इस असर से उसकी मना बढ़कर 4000 तक पहुंच जाती है। इसलिए वह ओटो से कहता है कि जीसू को आगे धकेल दें। ब्रीथ ऑफ एबिस की वजह से सोंगू के बाकी स्टैट्स भी अस्थायी रूप से बढ़ जाते हैं और अब वह एक साथ 50 मिनियन बुला सकता है। बॉस को इस बात की उम्मीद नहीं थी, जिससे वह भी हैरान हो जाता है। जीसू और हानहो बॉस पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन सोंगू उन्हें रोक देता है। वह बॉस रूम में पड़े सभी मृत शरीरों को फिर से जगा देता है। इतनी बड़ी संख्या में एक ही तरह के हथियार वाले मिनियंस होने से सोंगू को जबरदस्त सिनर्जी मिलती है। अब सोंगू ताकत से भर चुका है और बॉस को मौत की असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। बॉस कई कंकालों को तोड़ देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वे बार बार जिंदा हो जाते हैं। सोंगू का शारीरिक रूप भी अस्थायी रूप से बदल जाता है और बॉस उसे डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता सोंगू के मिनियंस ने चारों ओर से रोक रखा है। बॉस आखिरी कोशिश में सोंगू तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन राइटी एक ही बार में उसका सिर काट देता है। सोंगू को अर्क चीफ को मारने पर सोना मिलता है और राइटी की रैंक बढ़कर तीसरे लेवल पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी डिफेंस और कमांडर क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। हानु बॉस के मुंह से निकली एक चीज की ओर इशारा करता है। यह एक डेविल एट्रीब्यूट वाला आइटम है। एक बार डेविल एट्रीब्यूट स्वीकार करने के बाद इसे हटाने के लिए भारी बलिदान देने पड़ते हैं, लेकिन सोंगू इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि यह उसकी नेक्रोमैंसर क्लास से बहुत अलग नहीं है। उसे एक लीजेंडरी रैंक का डेविल्स ब्लडस्टोन अर्ब मिलता है जो उपयोगकर्ता को डेविल एट्रीब्यूट देता है। यह लड़ाई के दौरान दुश्मन की मना का 2% चुरा लेता है और अगर दुश्मन की मना खत्म हो जाए तो उसकी शारीरिक ताकत को भी चूसना शुरू कर देता है। ब्रीथ ऑफ एबिस का असर खत्म होते ही सोंगू अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। सभी उसकी जीत पर खुश होते हैं और उसके हीरो की तरह स्वागत करते हैं।
गेट की सील भी टूट जाती है और उनका ट्यूटोरियल पूरा हो जाता है, तो वे कैंपस छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर की स्थिति भी कैंपस जैसी ही है। स्पीयरमैन क्यूंग सू ली सोंगवू से कहता है कि 2 बसें तैयार हैं और वह सबको नज़दीकी मिलिट्री बेस ले जा सकता है, लेकिन सोंगवू बहाना बनाता है कि उसका घर पास में है। बाकी सभी लोग बस में चले जाते हैं, लेकिन हान हो और जीसू पीछे रखकर सोंगवू के साथ चलने का फैसला करते हैं। सोंगवू मजाक में हान हो से कहता है कि वह तभी साथ चल सकता है अगर वह अपना एक हाथ कटवा देता कि वह अपने एक हाथ वाले कंकाल राइटी के साथ ज़्यादा सिनर्जी बना सके। तभी क्योंगसू अपने बॉस को रोकता है क्योंकि उसे कुछ ड्रैगन बस की उड़ाते दिखते हैं। ड्रैगन एक बदकिस्मत चलती हुई बस को उठा लेते हैं और उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। सोंगवू और उसके साथी यह दृश्य साफ साफ देख लेते हैं। सोंगवू अपने साथियों से कहता है कि अब से वे खुद मॉन्स्टर्स को ढूंढकर उनका शिकार करेंगे और मजबूत बनेंगे, वरना उनका हाल भी बस वालों जैसा होगा। ये कहकर सोंगवू और उसकी टीम अपनी अगली शिकार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। विदेशी गोब्लिन्स सोंगवू और उसकी मिनियंस से भाग रहे थे। उन्हें मारने के बाद सोंगवू का लेवल बढ़ जाता है। इस बार वह एक गारंटीड स्ट्रेंथ बूस्ट कार्ड चुनता है, जिससे उसकी ताकत 3 पॉइंट बढ़ जाती है। सोंगवू बाहर आता है, जहां जिसू 9 गोब्लिन्स को खत्म कर चुकी होती है। सोंगवू हानहो को कहता है कि डैगर्स पैक कर ले और अपनी टीम को बताता है कि अब वे वर्क्स का शिकार करेंगे क्योंकि उनसे ज़्यादा एक्सपी और बेहतर रिवॉर्ड मिलते हैं। वे अर्क्स के सुराग ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ मिलिट्री गाड़ियां मिलती हैं जिनके आसपास मरे हुए सैनिक पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने फील्ड शोवेल से लड़ने की कोशिश की थी। वहां एक जिंदा सिपाही भी होता है, लेकिन वह सोंगवू की कंकाल वाली मिनियंस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। किसी तरह उसका भ्रम दूर किया जाता है और वह अपने सार्जेंट किम को सोंगवू की टीम के बारे में बताता है। सार्जेंट किम की हालत खराब होती है, उसकी टांग जख्मी होती है और वह वाहन छोड़ नहीं सकता। पता चलता है कि उसे एक छोटे गोब्लिन ने काटा था, लेकिन उसने किसी तरह उसे मार गिराया। सोंगवू पूछता है कि सेना बंदूकें क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। सार्जेंट किम बताता है कि बंदूकें अब काम नहीं कर रही, इसी वजह से सेना बुरी तरह हार रही है। हानहो सोंगवू से कहता है कि सार्जेंट को हीलिंग पोशन दे दें, लेकिन सोंगवू को लगता है कि चीजें मुफ्त में देना सही नहीं। तब सार्जेंट किम जानकारी के बदले पोशन देने का प्रस्ताव रखता है। वह बताता है कि उसने 60 जितने बड़े भेड़ियों को देखा है जिन्होंने पूरी की पूरी टुकड़ियों को खत्म कर दिया। वह यह भी बताता है कि उसने 2 नीले QR कोड देखे हैं, एक बस स्टेशन में और दूसरा सबवे ट्रांसफर सेंटर में। अगर कोई खिलाड़ी इन QR कोड को स्कैन करे तो उनके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी सभी कम्युनिकेशन बंद हो चुके हैं और यह ऐप ही एकमात्र तरीका है दूसरे सर्वाइवर्स से बात करने का। सोंगवू उसे पोषण देता है। सार्जेंट किम कहता है कि वह अपनी मेन यूनिट में वापस जाएगा और उन्हें भी साथ ले जा सकता है, लेकिन सोंगवू को लगता है कि उनके साथ जाना सुरक्षित नहीं। आखिरी चेतावनी के तौर पर सोंगवू उन्हें बताता है कि ड्रैगन चलती गाड़ियों का पीछा करते हैं। ये सुनकर सार्जेंट और सिपाही और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इस अहम जानकारी के लिए सोंगवू का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों पार्टियां अलग हो जाती हैं। सोंगवू और उसकी टीम बस स्टेशन पहुंचती है और QR कोड स्कैन करके ऐप इंस्टॉल कर लेती है। सोंगवू ऑफिशियल अनाउंसमेंट खोलता है जिसमें लिखा होता है, गेम आज आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। पहले राउंड में क्लास सिलेक्शन पूरा हो चुका है। दूसरे राउंड का क्लास कार्ड सिलेक्शन 3 दिन बाद होगा। हम मानवता के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं। अगले कार्ड सिलेक्शन राउंड से पहले सोंगवू मैसेज बोर्ड खोलता है, लेकिन वहां अभी कोई पोस्ट नहीं होती क्योंकि एक पोस्ट डालने में बहुत गोल्ड लगता है और सिर्फ कमेंट करने में भी गोल्ड खर्च होता है। अचानक एक पोस्ट आती है। कुछ खिलाड़ी लेवल 8 तक पहुंच चुके हैं और वे हुआसोंग सिटी के हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक सुरक्षित जोन बना रहे हैं। इनमें से एक जगह हानहो के घर के पास है। हानहो चाहता है कि वे तुरंत वहां जाएं, लेकिन सोंगवू थोड़ा संदेह में है। आखिर वे अभी लेवल 6 पर हैं और सामने वाले लेवल 8 पर। वे H अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह पोस्ट डिलीट हो जाती है। नई पोस्ट में लिखा होता है कि पिछली पोस्ट किसी ने मजाक में डाली थी, इसलिए उसे डिलीट किया गया है
और लोगों से कहा जाता है कि उसे नज़रअंदाज करें। हम पोस्ट लिखने वाले की एक झलक देखते हैं और लगता है कि उसके लंबे दांत हैं, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। शहर में एक पिता अपनी बेटी को गोब्लिन्स से बचाने के लिए बेसबॉल बैट से लड़ रहा है। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आसपास कोई नहीं। गोब्लिन्स हमला करने ही वाले होते हैं कि अचानक एक उड़ता हुआ चाकू एक गोब्लिन के सिर में पीछे से लगता है। ये सॉन्ग वू के मिनियंस होते हैं जो पल भर में सभी गोब्लिन्स का सफाया कर देते हैं। सॉन्ग वू उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की पेशकश करता है, लेकिन पिता बताता है कि उनका घर पास ही है और वे खाने की तलाश में बाहर आए थे। सॉन्ग वू अपने खाने का थोड़ा हिस्सा उनके साथ बांट देता है। इसी बीच दो गोब्लिन भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं। ये बेसमेंट दरअसल एक डंजन है। हान हो पूछता है कि क्या उन्हें अंदर जाकर उनका पीछा करना चाहिए। पिता बताता है कि नीचे न जाना ही अच्छा है। वहां पहले एक कराओके बार चलता था और सुना है कि उन हरे दैत्यों से भी ज्यादा डरावनी चीज नीचे छिपी हुई है। सॉन्ग वू उसे इस चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है और फिर वे एल्डर स्लाइम श्राइन में प्रवेश करते हैं। वे कुछ स्लाइम से टकराते हैं और हर स्लाइम को हराने पर उन्हें गोल्ड मिलता है। ये स्लाइम इतने खतरनाक हैं कि धातु तक को गलाकर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हड्डियों को नहीं पिघला सकते, जिससे सोंगू के मिनियंस उनके लिए सबसे बड़े शिकारी बन जाते हैं। अचानक बॉस एल्डर स्लाइम उनके पीछे आ जाता है और आसानी से एक ऑर्क कंकाल को कुचल देता है। सोंगू एक बेसिक बोन स्पीयर से बॉस पर वार करता है। वह नए कंकाल नहीं बुला सकता क्योंकि आसपास सिर्फ हड्डियां बची हैं, लेकिन उन्हीं से बेसिक बोन वेपन बना सकता है। जिसुयुन एक कंकाल को बॉस की तरफ फेंक देती है और सोंगू उसी से दो और बोन स्पीयर बना लेता है जो बॉस को चीर देते हैं। बॉस स्लाइम सोंगू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक अर्क कंकाल बीच में फंस जाता है और हानहो उसे खींचकर बचा लेता है। स्लाइम की सबसे बड़ी गलती, उस अर्क कंकाल के बैग में हड्डियों का ढेर था। सोंगू अपनी स्किल का इस्तेमाल करके दर्जनों बोन स्पीयर बना देता है जो बॉस को छलनी कर देते हैं। उसके मिनियंस स्लाइम को टुकड़ों में काटने लगते हैं ताकि वह फिर से रिजेनरेट न कर सके। और आखिर में राइली अंतिम वार करता है। बॉस स्लाइम को हराने पर उन्हें ढेर सारा गोल्ड मिलता है। स्लाइम का म्यूकस बेहद शक्तिशाली एसिड होता है। सोंगवू अपने मिनियंस को आदेश देता है कि खाली बोतलों में इस म्यूकस को इकट्ठा करें। सोंगवू को एल्डर स्लाइम का कोर भी मिलता है जो मोटे खोल से ढका होता है और अंदर गाढ़ा खतरनाक एसिड भरा होता है। ये इतना ताकतवर है कि किसी भी चीज को गलाने या फिर वस्तुओं को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच हानहो सोंगवू को एक नया कमेंट दिखाता है। ऐसा लगता है कि एच अपार्टमेंट वाली पोस्ट की स्थिति और भी संदिग्ध हो गई है। जो भी वहां पहुंचता है उसका कमेंट तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। हानहो भले ही थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन उसे भी महसूस होता है कि इन अपार्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ है। सोंगू को तो पहले से अंदाजा है कि असल में वहां क्या चल रहा है। रात के समय कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनका असली मकसद दूसरे खिलाड़ियों को मारना है। साधारण इंसान को मारने पर गोल्ड मिलता है, लेकिन अगर वे किसी प्लेयर को मारे तो उसके लेवल के हिसाब से कई गुना ज्यादा गोल्ड मिलता है। कार के अंदर एक भारी भरकम गुंडा अपने गंजे बॉस से पूछता है कि उनका असली सरदार कौन है। गंजा आदमी डरते डरते बताता है कि उनका बॉस है सीरियल किलर प्रोफेसर रेड। प्रोफेसर रेड ने उसकी जान इसलिए बख्शी थी ताकि वह उसके लिए काम कर सके। धीरे धीरे वह एक वैम्पायर लॉर्ड का पूरा मिनियन बन चुका था, एक लो रैंक वैम्पायर जिसने अपने आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डाला था। ये देखकर प्रोफेसर रेड बेहद खुश हुआ था। वर्तमान में गंजे वैम्पायर का एक आदमी कार का दरवाजा खटखटाता है और बताता है कि उनका अगला शिकार आ चुका है, और उनके हिसाब से शिकार सिर्फ 3 लोग हैं जो पार्क में इंतजार कर रहे हैं। वे कार लेकर सोंगवू की टीम की ओर बढ़ते हैं। गंजा वैम्पायर कहता है कि यह उनका 17वां शिकार होगा। एच अपार्टमेंट इतना बड़ा और जटिल है कि वहां लोगों को फंसाना आसान है। अपार्टमेंट के निवासी चुप रहते हैं, सोचते हैं कि यह उनका मामला नहीं, लेकिन जैसे ही उनके शिकार खत्म हो जाएंगे अगला निशाना वही निवासी होंगे। वे 3 टारगेट देखते हैं और गंजा वैम्पायर अपने आदमी को उन्हें कुचलने का आदेश देता है,
लेकिन वह तीनों असल में छद्म रूप में हड्डियों के कंकाल होते हैं। सोंगवू उन्हें बोन स्पीयर में बदल देता है जो कार को भेद डालते हैं। इसके बाद कोई खिड़की तोड़कर गंजे वैम्पायर को बाहर खींच लेता है। गंजा वैम्पायर सोंगवू की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवू उसके ठुड्डी पर जोरदार किक मारता है। सोंगवू उससे पूछता है कि ऊपर कितने लोग हैं। गंजा वैम्पायर पूरा वैम्पायर रूप धारण कर सोंगवू पर हमला करता है, लेकिन राइली उसका एक हाथ काट देती है। ये देखकर उसका साथी डर के मारे कांपने लगता है। सोंगवू उससे पूछता है कि ऊपर कितने लोग हैं, और वह बताता है कि ऊपर 8 लोग हैं। वह और जानकारी देने ही वाला था कि गंजा वैम्पायर अचानक उसका सिर काट देता है। हान हो ये देखकर घृणा से भर जाते हैं, अपना ही साथी मार देना। गंजे वैम्पायर की कलाई की हड्डियां नुकीली ब्लेड में बदल जाती हैं। वह अपने मारे गए साथी के सिर से खून पीना शुरू करता है, और खून पीते ही उसके जख्म भरने लगते हैं, साथ ही उसके आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। असल में वह पहले 3 स्टार निंजा था, लेकिन प्रोफेसर रेड के काटने के बाद एक लो रैंक वैम्पायर बन गया। एक बार जब कोई वैम्पायर बन जाता है तो वह हमेशा लेवल 1 पर अटक जाता है, लेकिन ये कोई बड़ी रुकावट नहीं, क्योंकि इंसानों को मारकर उनका खून पीने से उनकी स्टैट्स सीधी ट्रांसफर हो जाती हैं। गंजा वैम्पायर बर्सर्क मोड एक्टिवेट करता है। इससे उसकी सभी क्षमताएं अस्थायी रूप से बढ़ जाती हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत भी है। बर्सर्क खत्म होने के बाद अगले कई घंटों तक उसकी ताकत आधी रह जाती है। सोंगवू सोचता है कि यह वैम्पायर क्लास उसकी नेक्रोमेंसर क्लास से भी ज्यादा खतरनाक है। वह हानहो और जिसू को पीछे रहने का आदेश देता है और अपने मिनियंस को वैम्पायर पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वैम्पायर बेहद तेज है। वह कंकालों के सभी वार आसानी से चकमा देता है और सीधा सोंगवू की ओर बढ़ता है। सोंगवू अपनी डाल से उसका वार रोकता है। जिसू यून अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन वैम्पायर चपलता से बच निकलता है और दोनों के बीच तीखी टक्कर शुरू हो जाती है। हानहो लगातार खंजर फेंकता है जैसे कोई गेटलिंग गन। वैम्पायर चिढ़ जाता है और हानहो की ओर छपटता है, लेकिन राइली उसका वार रोक देता है और उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश करता है। हालांकि वैम्पायर किसी तरह बच निकलता है। सोंगवू पीछे से ढाल लेकर आता है, लेकिन वैम्पायर एक ही वार में उसकी ढाल तोड़ देता है। दोनों के बीच तेज तर्रार हमलों का आदान प्रदान होता है। अब वैम्पायर का आत्मविश्वास चरम पर है। जिसू यून पीछे से जलती हुई तलवार से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर फिर भी बच निकलता है। राइली, जो उसके ठीक पीछे था, अचानक छलांग लगाकर उसका हाथ फिर से काट देता है। सोंगवू अपने मिनियंस को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन तभी वैम्पायर की बैकअप टीम आ जाती है। गुंडे भी अपने बॉस का असली रूप देखकर डर जाते हैं। वैम्पायर का हाथ फिर से बनने लगता है, लेकिन जिसू उसे दोबारा काट देती है। एक अर्क कंकाल वैम्पायर पर हमला करता है, लेकिन वह उसे तोड़ देता है, और तभी पता चलता है कि वह अर्क कंकाल असल में सिर्फ एक चारा था। सोंगवू अपनी तलवार उस अर्क कंकाल के आर पार घुसा देता है, जो सीधा वैम्पायर की गर्दन में धंस जाती है, और आखिर में सोंगवू उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस जीत के बाद सोंगवू की टीम को गोल्ड मिलता है। अब सोंगवू को साफ साफ पता चल चुका है कि एच अपार्टमेंट में क्या हो रहा था। ये लोग दूसरे खिलाड़ियों को सोना और अनुभव पाने के लिए मार रहे थे। वैम्पायर के साथी को सोंगवू के मिनियंस घेर लेते हैं। सोंगवू उन्हें चेतावनी देता है, हथियार गिरा दो वरना सब खत्म कर दूंगा। डर के मारे गुंडे हथियार गिरा देते हैं और सोंगवू को सब कुछ बताने लगते हैं। गुंडों के पास असली बॉस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और यह पहली बार था जब उन्होंने अपने गंजे बॉस का असली रूप देखा था। सोंगवू समझ जाता है कि असली बॉस के पास 5 या उससे भी ज्यादा स्टार वाला क्लास है, क्योंकि वह दूसरों को राक्षसों में बदलने की ताकत रखता है। सोंगवू गुंडों से पूछता है कि उन्होंने कितने लोगों को मारा। उनमें से एक बताता है कि उन्होंने 20 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। यह सुनकर सोंगवू गुस्से से भर जाता है और अपने मिनियंस को आदेश देता है, सबको खत्म कर दो। उन सभी को मारने के बाद उन्हें ढेर सारा गोल्ड मिलता है। हानहो और जिसू यून ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सोंगवू कहता है, अगर आज इन्हें नहीं मारा तो ये कल किसी बेगुनाह की जान लेंगे। हानहो और जिसू उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगली सुबह किसी ने पोस्ट किया कि एच अपार्टमेंट के लोग हत्यारे थे
और वह किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उसने दूर से देखा कि किसी खिलाड़ी ने अपने कंकालों से उन सबको खत्म कर दिया। सार्जेंट किम ये पढ़कर खुश हो जाता है। उसे यकीन है कि यह सोंगवू की टीम का काम है। सार्जेंट किम पोस्ट में सोंगवू की तारीफ करता है और स्कूल में सोंगवू के पुराने साथी भी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन किसी को उसका असली नाम नहीं पता। एक वीरान इमारत में एक रहस्यमयी शख्स ये पढ़कर मुस्कुराता है और अज्ञात जगह की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच हानहो सोंगवू को एक नई पोस्ट दिखाता है। पोस्ट एक व्यक्ति प्रोसिक्यूटर ने डाली है, जिसमें लिखा है कि अगर लोगों के पास गोल्ड नहीं है तो वे इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके अपनी बात साझा कर सकते हैं। वह कुछ और छोटी मोटी जानकारी भी देता है, जैसे निकनेम बदलने का तरीका और भेड़ियों के बारे में जो 2 मंजिल ऊंची छलांग लगा सकते हैं। कमेंट्स में ज्यादातर लोग अपने लापता परिवार के बारे में पूछ रहे हैं या फिर उपयोगी जानकारियां साझा कर रहे हैं। सोंगवू की टीम हानहो के घर पहुंचती है और हानहो उम्मीद करता है कि उसके माता पिता अब भी जिंदा हों। सीढ़ियों पर कई मरे हुए अर्क पड़े होते हैं। कमरा दुओसंजबा के बाहर पहुंचकर हानहो अपनी मां को पुकारता है और तभी उसके माता पिता दौड़ते हुए बाहर आते हैं। पता चलता है कि उन्होंने कोई क्लास कार्ड नहीं चुना। हानहो को अपने पिता पर शक था, क्योंकि वह हमेशा कार्ड गेम खेलते रहते थे। सोंगवू पूछता है कि उन्होंने अर्क्स को कैसे भगाया, तो पता चलता है अर्क्स हानहो के पिता के कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भाग गए थे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद हानहो की मां जिसू और सोंगवू का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसके नालायक बेटे को वापस ला दिया। वह उन्हें ग्रीन टी भी परोसती है। हानहो अपनी मां को अपनी वीरता की कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन मां उसे बीच में ही चुप करा देती है। तभी बाहर से आती तेज रोशनी खिड़की में पड़ती है और कुछ बाइकर्स एक डरावनी मुस्कान लिए खड़े होते हैं। इमारत के अंदर जिसू नहाने के बाद खुश है और हानहो की मां को पजामा देने के लिए धन्यवाद कहती है। सुंगवू और हानहो राइटी के साथ नहा रहे हैं। सुंगवू को अच्छा लगता है कि हानहो के माता पिता जिंदा हैं। वह सोचता है कि हानहो के पिता किस्मत वाले हैं जो उन्होंने कीटनाशक का इस्तेमाल किया, क्योंकि अर्क्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी सूंघने की क्षमता है। सुंगवू जानता है कि हानहो अपने माता पिता को पाकर बहुत खुश है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। जो अर्क्स पहले आए थे वे बस टोह लेने वाले थे, और अगर उनका मुख्य दल आया तो यह पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा। असली समस्या यह है कि उन्हें नहीं पता अगला ठिकाना कहाँ होगा। इस बीच प्रोसिक्यूटर नाम का शख्स फिर से पोस्ट करता है कि उसका एक दोस्त 3 स्टार पायनियर है और उन्होंने योंगडोंग पोस्ट स्टेशन के अंदर एक सुरक्षित जगह बनाई है जहां राक्षस नहीं आ सकते, लेकिन वहां रहने के लिए सोना या राशन देना पड़ेगा, क्योंकि पायनियर की स्किल बनाए रखने में बहुत संसाधन लगते हैं। सुंगवू को शक है, लेकिन उसे लगता है कि यह सच हो सकता है। वह हानहो के माता पिता को वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि दूरी ज्यादा है। एक और शख्स सेक्शन चीफ को दावा करता है कि वह 3 स्टार पायनियर है, लेकिन उन्हें हवासोंग फोर्ट्रेस में लोगों को तभी आने देगा जब वे किराया देंगे। यह जगह बस से 20 मिनट की दूरी पर है, इसलिए सुंगवू की टीम वहां जाने का फैसला करती है। अगली सुबह वे हानहो के माता पिता के साथ हवासोंग फोर्ट्रेस की ओर निकलते हैं। रास्ते में हानहो के पिता बताते हैं कि कुछ गुंडे दूसरे सर्वाइवर्स से सामान चुरा रहे हैं। जल्द ही बाइक पर आए गुंडे उनसे सोना और सामान मांगते हैं, जिससे सुंगवू गुस्सा हो जाता है। वह अपने मिनियंस को आदेश देने ही वाला होता है कि अचानक एक आवाज सुनाई देती है और सारे गुंडे भाग जाते हैं। तभी विशाल भेड़ियों का झुंड आता है, लेकिन वे सुंगवू की टीम पर सीधे हमला नहीं करते। सुंगवू की टीम धीरे धीरे पीछे हटती है और इमारत के अंदर चली जाती है। एक भेड़िया हमला करता है, लेकिन सुंगवू चतुराई से उसकी आंखों पर स्लाइम भरी बोतल फेंक देता है। उसके मिनियंस उस पर हड्डी के भाले बरसाते हैं और भेड़िया मर जाता है। दूसरा भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिनियन उसे रोक लेता है और स्लाइम से उसका मुंह भर देता है। राइटी उस थके हुए भेड़िए को खत्म कर देता है। आखिरी भेड़िया डर जाता है, लेकिन जल्दी ही भाले से मारा जाता है। इस लड़ाई में सुंगवू की लेवल बढ़ जाती है। जिसू यून थोड़ी चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि वे सोंगवू पर बोझ बनते जा रहे हैं,
लेकिन सोंगवू उसे कहता है कि वे काफी मददगार हैं, हालांकि वह हानहो की प्रगति को लेकर थोड़ा संदेह में है। सोंगवू कोशिश करता है कि भेड़िए को पुनर्जीवित करे, लेकिन उसका लेवल इसके लिए काफी कम है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर के पीछे कुछ वाइवर्न्स पड़े हुए हैं। तभी अचानक एक फील्ड बॉस वाइवर्न अल्फा मेल सामने आ जाता है और आसानी से हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। सोंगवू और उसके साथी खिड़की से ये दृश्य देखते हैं और सोचते हैं कि अब तो सेना भी इन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकती। सोंगवू की पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि कुछ वाइवर्न्स छतों पर सो रहे हैं। कोई सुझाव देता है कि अभी आराम कर लें और तब निकलें जब वाइवर्न्स चले जाएं। रात हो जाती है, लेकिन वाइवर्न्स अब भी छतों पर सो रहे हैं। अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें एक क्लास कार्ड चुनना चाहिए जो इस प्रलय में उन्हें जीवित रहने में मदद करे। हानहो अपने माता पिता से कहता है कि इस बार सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड चुने। 15 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है और उनके सामने कार्ड्स आ जाते हैं। ये वही कार्ड बाकी सर्वाइवर्स को भी दिए जाते हैं और जैसे ही कोई उन्हें चुनता है वे गायब हो जाते हैं। हानहो सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवू सोचता है कि सिर्फ सबसे ज्यादा स्टार वाला कार्ड लेना सही नहीं है, बल्कि ऐसा कार्ड चुनना चाहिए जो उसकी नेक्रोमैंसर क्लास के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। सोंगवू एक 3 स्टार डार्क मेज लिंक कार्ड चुनता है और ये उसकी नेक्रोमैंसर क्लास के साथ मिलकर उसे नई स्किल्स देता है। उसे डेथोरा नाम की स्किल मिलती है जो उसकी मिनियंस को बफ और दुश्मनों को डिबफ देती है। हानहो 4 स्टार कार्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई और पहले ही ले लेता है और गलती से वह 1 स्टार प्रीस्ट कार्ड चुन लेता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जो दुश्मन को मारने के बाद 7 सेकंड तक उसे दुश्मनों से शील्ड देती है। हानहो के पिता ने 3 स्टार पायनियर कार्ड चुना है जिसे वह अब सेफ्टी जोन बना सकते हैं। सोंगवू काफी खुश है क्योंकि अब उन्हें हुआसोंग फोर्ट्रेस जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।